सेकेंड लेक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर में हम बात करने वाले हैं सोसाइटी, सोशल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन जिसको हम कवर करते हैं जो कि है कल्चर। और कल्चर के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखते हो, कई सारे एट्रीब्यूट्स को आप देखते हो, एंड उसमें से ही एक कैरेक्टरिस्टिक, एक एट्रीब्यूट जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं वो है कल्चर का आइडियल वर्सेस रियल का डिफरेंशिएशन। जब भी आप कल्चर के बारे में एज अ फिनोमेना डिस्कस करते हो तो हम कल्चर के कई सारे एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कल्चर एडेप्टिव है प्लस मैल एडेप्टिव है, कल्चर स्टैटिक है और डायनेमिक भी है, कल्चर ऑर्गेनिक है और सुपर ऑर्गेनिक भी इन नेचर देखने को आपको मिलता है। सिमिलरली उसी तरीके से हम एक टर्म को यूज करते हैं कि कल्चर आइडियल है वो एंड रियल है। एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को मैंने क्या देखा है कि वो इसका रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, कुछ एक सेंस को फॉर्म कर लेते हैं, बहुत ही नोविश टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं उनको यूज करके, और उसी तरीके के एक्सप्लेनेशन को अपने एग्जामिनेशन में के अंदर में भी कोट कर रहे होते हैं। अब उस कंसेप्ट को याद करने के साथ हो सकता है कई बार उनको दिक्कत ना महसूस हो, कंसेप्ट समझ में भी आ जाए, बट ऑफन एग्जामिनेशन के अंदर में अगर आपको ये पॉइंट को बताना है, सब्सटेंशिएट करना है अपने आर्गुमेंट को, तो आपको क्या चाहिए, आपको वहां पर एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जांपल्स को भी कोट करना होता है। तो आज के इस लेक्चर में वी विल ट्राई टू कवर दिस कंसेप्ट, सोशियोलॉजिकल प्लस जो इसका एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट है, दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि व्हाट इज आइडियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर, या कल्चर को अगर हम आइडियल कहते हैं तो उसका क्या मतलब है। आइडियल का मतलब यह होता है कि एनी सेट ऑफ कस्टम और एनी सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो कि सोसाइटी जिसको गोल में रखती है कि ये मेरा गोल है, the society aspires to have that, the society aims to have that, है ना। तो the set of practices और the set of customs, अगर आप पेन पेपर को लिए हो तो आप चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को। मैं भी इस चीज को बोर्ड पे लिख देता हूं, छोटे में आप याद कर पाओ इसलिए कि these are the set of practices and customs that society एम्स या फिर एस्पायर्स टू अचीव, उसका ख्वाब है एक तरीके से कि मैं इसको हासिल कर लूं, है ना। और यूजुअली अगर आप कैरेक्टरिस्टिकली आप इसको देखोगे तो ये कैसे होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, ये इमेजिनरी और आपको फिक्शनल भी कई बार देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो बेसिस है वो काल्पनिक हो सकता है। ये कई बार इतनी सुंदर आपके सामने स्वरूप को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो कि आपको लगेगा कि क्या असली में भी ऐसा हो सकता है, क्या असली में भी कोई पिक्चर हो। तो एक कैनवास को आप अज्यूम कर सकते हो, एक पेंटिंग ये पेंट करते हैं जो कि नियर परफेक्शन की पेंटिंग होती है, नियर परफेक्शन की या फिर एकदम पूरी तरीके से परफेक्शन की पेंटिंग आपको दिखाई दे रही होती है ना। ये होता है आइडियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर, यानी कि सारी चीजें अच्छी, ऑल ब्लू रोजेस एंड ऑल द पिंकिश स्टफ इन द वर्ल्ड, सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही होती है। बट असल में आपको पता है कि जो चीज जितनी सुहानी दिख रही है असल में उसमें उतनी ही प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। और यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आइडियल को आपने समझ लिया, आइडियल को आपने समझ लिया, रियल क्या है, रियल वो सिनेरियो है, वो प्रैक्टिसेस और वो कस्टम्स है जो सोसाइटी के अंदर में एक्चुअली प्रेजेंट है। एक्चुअली जो प्रेजेंट है, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, बिहेवियर्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, उसको आप रियल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी कह करके पुकारते हो। आपके बोर्ड के ऊपर आपको लगेगा कि यहां पर हम क्या रामायण की बात करने हैं, लेकिन रामायण का एग्जाम्पल और ये जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से आप इंटरलिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, श्री राम को अगर आप देखते हो, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हो, उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को आप देखते हो, बहुत ही विलक्षण है अपने आप में। आप देखोगे कि आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, और इसीलिए हम एक टर्म को यूज करते हैं, दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री रामचंद्र जी के लिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम का टर्म यूज करते हैं। तो उनके जो ट्रेट्स हैं वो क्या है, वो एक तरीके से आपको परफेक्ट पिक्चर दिखा रहे होते हैं, और आपको भी सिखाया जाता है कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों के ऊपर चढ़ना है, पद चिन्हों के ऊपर आपको चलना होता है। या फिर हो सकता है कई बार लेजेंड्स में, फोकलोर्स में, किस्सों कहानियों में जो लोकल हीरोज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइबल समाज है, आदिवासी समाज है, उनके सामने उनके जो लोकल हीरोज हैं कि रानी दुर्गावती की तरह आपको वीर बनना है, बिरसा मुंडा जी की तरह आपको वहां पर बनना है, महात्मा गांधी की तरह या पंडित नेहरू की तरह आपको बनना है ना। तो सबके आइडियल, हर सोसाइटी के आइडियल अलग अलग हो सकते हैं, और वो उसी आइडियल को पाने की, अचीव करने की कोशिश करती है,
उसी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती है, बट जरूरी नहीं है कि उसके नक्शे कदम पे पहुंचे। तो सोसाइटी की जो रियलिटी होती है वो थोड़ी सी अलग है। हम सोचते तो है कि हमें एक समाज मिले जहां पर सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे हो, श्री रामचंद्र जी की तरह, बट सोसाइटी के अंदर आपको रावण भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ज्यादातर शायद आपको रावण देखने को मिलते हैं। अब रावण के अंदर में ऐसा नहीं कि खूबियां नहीं थी, है ना, रावण के अंदर में अच्छाइयां नहीं थी, बहुत सारी अच्छाइयां थी, बट जो प्रैक्टिसेस है, जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उस लेवल पर हम जब एनालाइज करते हैं तो दिक्कतें दिखाई देती है ना। तो ऐसा नहीं है कि रियलिटी बहुत खराब है। आइडियल अगर हम कह रहे हैं कि ये एक नमूना है, एक स्टैंडर्ड है आपके लिए जिसको हमें फॉलो करना है, जो सोसाइटी हमें दिखा रही है कि देखो ये टारगेट है आपका, ये टारगेट है आपका, इस आईएएस की तरह आपको बनना है, देखो कितनी विषम परिस्थितियों में चल करके इसने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव की है, तो ये टारगेट, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रारूप है जिसको आपको रेप्लिकेट करना है। बट ऐसा नहीं है कि जो लाइफ में कुछ और कर रहा है, आप एसएससी का एग्जामिनेशन निकाल लो, आप बैंकिंग निकाल लो, आप लॉयर बन रहे हो, आप एडवोकेट बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप फेलियर हो, आप भी यू आर ऑल्सो सक्सेसफुल, बट आप अपने खुद के फील्ड में हो। तो सोसाइटी का दिखाया हुआ, सोसाइटी जो एक्सपेक्टेशन हमें दिखा रही है कि स्टैंडर्ड, दिस इज द बेंचमार्क, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, वो आइडियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जिसको, जो चीज असल में समाज के अंदर में है, हम जब रावण की बात कर रहे हैं या फिर किसी की बात कर रहे हैं, तो मतलब जरूरी नहीं कि वो हमेशा समाज के अंदर में सारी बुरी चीजें हो, है ना। रियल का मतलब बुरा नहीं, रियल का मतलब वास्तविकता में जो है, इफ नॉट परफेक्शन, प्रीटी मच नियर टू परफेक्शन कैन बी रियलिटी, प्रीटी मच नियर टू परफेक्शन कैन बी रियलिटी, है ना। कि आप टोटली रामचंद्र जी की तरह नहीं बन सकते, पर अगर उनके जो चिन्ह है उसको आप, उसका अनुपालन करते हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ, लगभग मैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल, ये तो एक कहानियों किस्सों वाला एग्जांपल है, आप इसको एग्जामिनेशन में जाकर के नहीं कोट करोगे, है ना। एक और लेमन एग्जांपल आपको, सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, जो आपका ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स का। आप देख रहे हो कि ट्रैफिक लाइट अलग अलग तरीके की आपको देखने को मिल रही है ना। आप कभी भी सिग्नल पे गए होगे, कभी भी आप जाकर के देखोगे तो आपको अलग अलग कलर्स की ट्रैफिक लाइट देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ कई प्रकार के चिन्ह जो है, सिंबल जो है, वो भी आपको रास्ते पे चलते हुए देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कई प्रकार के जो साइंस एंड सिंबल्स है, खतरे का, डेंजर का, ये सारी चीजें भी आपको रोड के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। ऑलराइट, नियम है, कानून है। आप आरटीओ का टेस्ट देते हो, अब तो फॉर एग्जांपल नया जो संशोधन है 24 में जो चेंजेस हुए, उसके अंतर्गत आपको आरटीओ में जाकर के लाइसेंस, इनफैक्ट सॉरी, जो ड्राइविंग टेस्ट है वो नहीं देना होगा, है ना। पर फिर भी जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है सेफ ड्राइविंग को लेकर के, यातायात के जो नियम है, वो क्या दिखा रहे होते हैं, वो आपको एक स्टैंडर्ड दिखा रहे होते हैं कि ये चीज आपको करनी है, ये सेफ चीज है, दिस इज द नेसेसरी चीज दैट यू नीड टू फॉलो, दैट यू नीड टू फॉलो। तो वो क्या है, आइडियलिटी को दिखा रहा है। पर अगर सोसाइटी आइडियलिटी या परफेक्शन को अचीव करती तो शायद सारे के सारे जितने चालान कटते हैं वो चालान बंद हो जाते, कोई वायलेशन ही नहीं होता। अभी एक बहुत ही दुखद घटना आपको देखने को मिल रही है, न्यूज़पेपर में लगातार बन रही है इसके ऊपर, न्यूज के बाद न्यूज, न्यूज के बाद न्यूज। जो पोर्श का भी आपने एक केस देखा, कार एक्सीडेंट वाला, है ना, टीनेजर वहां पर ड्राइव कर रहा था, एंड उसमें एक के बाद एक, जैसे एकता कपूर जी के शो के अंदर में पहले सस्पेंस अनफोल्ड होते थे, उस तरीके से नए नए किस्से, नई नई कहानियां वहां पर अनफोल्ड हो रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रैफिक वायलेशन होते हैं, है ना। हमें मना किया जाता है कि आपको सेफ ड्राइविंग करनी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ड्रंक ड्राइविंग नहीं करनी है, बट इन एक्चुअल लाइफ वो आइडियलिटी को जरूरी नहीं है कि इंसान फॉलो कर रहा हो, है ना। तो आई होप लेमन जो अंडरस्टैंडिंग वो आपको समझ में आ गया होगा। लेमन अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि हमारे यहां पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान है। इंडियन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोवाइडिंग रिस्पेक्ट टू द एल्डरली पीपल। बट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को आप देखोगे, आए दिन आपको इसका वॉयलेशन देखने को मिलेगा, है ना। ओल्ड एज होम में ले जाके वहां पर छोड़ा जा रहा है, इल ट्रीट तरीक किया जा रहा है, पेरेंट्स के साथ बदसलूकी की जा रही है, बच्चे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो वो भी रियलिटी है हमारे समाज की। आइडियलिटी क्या है जो बताई जाती है, समाज को दिखाया जाता है कि इंडियन सो ऐसे होते हैं, बट सोसाइटी के अंदर में रियलिटी में क्या हो रहा है। सिमिलरली आप गुजरात का अगर केस देखोगे, अमेरिका के जब राष्ट्रपति साहब यहां पर पधार रहे थे गुजरात के अंदर में, स्लम्स जितनी थी उनको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया, है ना। आइडियलिटी क्या है कि आपने एकदम स्वच्छ, एक नमूना, साफ सुथरा, क्लियर, प्रॉस्पर इंडिया की इमेज को दिखाने की कोशिश की, जो कि एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है ना, जिसको अचीव आप करना चाहते हो कि इंडिया इतना ही सुंदर है, इंडिया में कोई गरीबी नहीं है, इंडिया में सब प्रॉस्पर कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ये क्या है, ये हम अचीव करना चाहते हैं, ये हम अचीव करना चाहते हैं, ये हमारी एस्पिरेशन है। बट रियलिटी क्या है, उस पर्दे के पीछे जिसको आपने छुपाया, वो गरीबी
वहां पर मौजूद है जिसको आपने छुपाया, है ना। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आइडियलिटी और रियलिटी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमेरिका खुद अपने आप को, यहां पे तो हम अमेरिका से छुपा रहे हैं चीजों को, अमेरिका खुद अपने आप को एज अ परफेक्शन दिखाता है। ग्लोबल पावर है, दुनिया के सबसे अच्छे बेहतर देश हम हैं, पढ़ाई, शिक्षा, संस्कार, मूल्य, ये सारी चीजें कहीं हैं तो हमारे यहां पर है। बट आप देखोगे वहां पर भी रेसिज्म के केसेस आए दिन, नस्ल भेद, रेसिज्म, ये सारी चीजें न्यूज में, अखबारों में आपको देखने को मिल रही होती हैं। तो वहां पर भी इट इज नॉट टोटल परफेक्शन, है ना। ये सारे लेमन एग्जांपल जो है इसको, ये मोस्ट ऑफ देम आर सोशियोलॉजिकल एग्जांपल। बट अगर आपको इसी को डिफाइन करना हो एक परफेक्ट सोशियोलॉजिकल टर्म में, अगर आपको एनालॉजी ड्रॉ करनी है, तो वहां पर एक बहुत अच्छा विकल्प आपके पास होता है। एक प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है योगेश अटल साहब, है ना। तो कई सारी किताबें इन्होंने सोशल चेंज के ऊपर भी, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को निकाला हुआ है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर किताबों को लिखा हुआ है। तो योगेश अटल साहब अपने एक इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर में ये मेंशन करते हैं कि बिफोर द अराइवल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जब तक सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री और मानव शास्त्री का जब तक अराइवल नहीं हुआ था, जब तक वो सीन में नहीं आए थे, तब तक जो इमेजिनेशन है और कंस्ट्रक्शन है ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इट वाज लार्जली बेस्ड बाय द पिक्चर दैट वाज पोर्ट्रेड बाय द फॉरेन इंडोलॉजिस्ट। बाहर के कुछ ऐसे लोग थे जो इंडोलॉजिस्ट जिनको आप कहते हो, है ना, हमारे देश के जो समाज है उसके बारे में उनकी रुचि है, उसके बारे में एक एक्सपर्टीज को रखते हैं। कुछ तो सेल्फ अक्लेम्ड वहां पर एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जेन्युइनली वहां पर एक्सपर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। सो इनका जो इमेजिनेशन है या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, दैट वाज लार्जली बेस्ड अपॉन द बुक्स दैट आर अवेलेबल, है ना। इसीलिए इनके व्यूज को भी यूजुअली ये जो इंडोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की थी इंडियन सोसाइटी की, ये बेस किया करती थी किस चीज के ऊपर? इट वाज मोस्टली बेस्ड अपॉन व्हाट वी कॉल एज बुक पर्सपेक्टिव और बुक व्यू। जो स्क्रिप्चर्स है, जो किताबें हैं अलग अलग तरीके की देश के अंदर में, उनके बेसिस पे या भारत के समाज को क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मिडिवल टाइम में आई जजमानी सिस्टम एक समाज का आधार रहा। हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली कैसी है, ज्वाइंट फैमिली। ऑल्दो फैमिली के अंदर में चेंजेस आए और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली के ऊपर कई तरीके के व्यूज हैं। कपाडिया साहब के व्यूज हैं, एम शाह के वहां पर अलग व्यूज हैं, इरावती कार्वे मैम के अलग व्यूज हैं। बहुत तरीके के व्यूज है जो आप फैमिली यूनिट में पढ़ते हो, दैट उसको भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज लार्जली ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है वो कैसी है, एग्रेरियन पेस्टोरल, है ना। प्लस रूरल सोसाइटीज जो है वो हमारा एक बेस है समाज का। ग्रामीण समाज जो है, जिसको गांधी जी भी कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है ना, वो कहाँ, उसके गांव में बसती है ना। तो ये सारी चीजें अलॉन्ग विद द कास्ट सिस्टम, ये हमारी सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेशन वहां पर दे रही है। तो इसमें से आप किसी भी एक चीज को अगर उठाते हो, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, तो ये इंडोलॉजिस्ट इस कास्ट सिस्टम को कैसे पढ़ेंगे, बेस्ड अपॉन द स्क्रिप्चर्स। और वो स्क्रिप्चर्स होंगे कैसे, यज्ञवल्क्य को उठा लिया या फिर मनुस्मृति जिसको मानव धर्मशास्त्र भी आप कहते हो, इसको उठा लिया, है ना। और इसके बेसिस पे वहां पर इनकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। बट योगेश अटल साहब एक चीज को हाईलाइट करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो कास्ट का यहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है इन टेक्स्ट में या फिर दूसरे टेक्स्ट में, जो इसके कंटेम्पररी टेक्स्ट और सोर्सेज हैं भारत के अंदर में, यहां पर जो भी रूल्स और यहां पर जो भी बातें कही गई हैं, जो भी बातें यहां पर कही गई हैं वो किस प्रकार की है, वो प्रेस्क्रिप्टिव बातें आपको देखने को मिल रही है। यानी कि टर्मिनोलॉजी किस प्रकार की यहां पर यूज हुई है, यहां पर ऑट टू, है ना, शुड या फिर डोंट, ऐसे शब्दावली के अंदर में बातों को कहा गया है ना। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, इट इज रिलेटिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। आप जानते हो ना, कभी भी डॉक्टर आप जाते हो दवा कोई केस लेके, कोई शिकायत लेकर के कि ये तकलीफ आ रही है डॉक्टर साहब, तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना करके देते हैं कि ये कंडीशन है, ये मेरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन मुझे देखने को मिला, और आप ये टेस्ट करा लीजिए या फिर ये दवाएं आप ले लीजिए, ये डॉक्टर आपसे कहता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गए, डॉक्टर ने आपको देखा, जांचा, और उसने उसको लगा कि किसी प्रकार का फैटी डीजनरेशन ऑफ द लिवर हमको देखने को मिल रहा है, बीट एल्कोहलिक बीट नॉन एल्कोहलिक, उसने देखा आपका एसजीओटी जो है, जीपीटी काफी राइज हुआ पड़ा है ना, और भी कई सारे पैरामीटर्स जो है आपके एलएफटी के अंदर में वो हिले हुए हैं, तो उसने क्या कहा, आपसे कहा कि एक जाकर के आप यहां पर टेस्ट को करवा लो। आपसे वो अल्ट्रासाउंड के लिए यूजुअली यूएसजी के लिए आपसे टेस्ट के लिए कहेगा, और बेस्ड अपॉन दैट वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को लाना है, कि आप ये बहुत शुगरी चीजें खा रहे हो, ये बहुत तली भुनी चीजों को खा रहे हो, इसको आपको कंट्रोल करना को बंद करना होगा अगर आपको
सुधारनी है अपनी लाइफस्टाइल को, तो दवाएं भी देगा और आपको कुछ प्रिस्क्राइब करेगा, इंस्ट्रक्शंस भी देगा। तो ये जो टेक्स्ट है ये भी इसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसी फॉर्म में है कि ये मत करो, ये करो, ये बिल्कुल मत करो, ये करना चाहिए। और जब भी कभी भी किसी टेक्स्ट के अंदर में आपको प्रिस्क्रिप्टिव टोन देखने को मिल रही होती है, मतलब वो इंडिकेशन दे रहा है कि समाज को वैसा करना है, अभी समाज में वैसा चल नहीं रहा है। अगर समाज में वो चीज चल रही होती है तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव टोन देखने को मिलती है, एक डिस्क्रिप्टिव टोन कि डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आप फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट को देखते हो जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, यूनसांग आइजिंग के बारे में पढ़ते हो, फाहियान के बारे में आप पढ़ते हो, मैगस्थनीज के बारे में पढ़ते हो, प्लाइनी के बारे में पढ़ते हो, बाद में आप अल मसूदी के बारे में पढ़ रहे हो, इब्न बतूता के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, ट्रेवरनियर है, बर्नियर है, मार्को पोलो है, वास्को डिगामा है, मतलब कितने सारे टेक्स्ट हैं। तो ये मोस्टली डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलते हैं जहां पर बताया जा रहा है कि क्या देख रहे हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ एथनोग्राफिकल टेक्स्ट, जैसा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एथनोग्राफीज को बनाते हैं, दैट इज प्रिसाइजली द रिकॉर्डिंग ऑफ कल्चर, उस तरीके के टेक्स्ट होते हैं। इसीलिए जब हम हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है टीके पेनिमैन। टीके पेनिमैन एक 1935 के अंदर में किताब छापते हैं जिसका नाम है 100 Years ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसके अंदर में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस में नापा और उन्होंने कहा कि पहला जो फेज है वो क्या है, फॉर्मुलेटरी फेज है। कौन सा फेज है? फॉर्मुलेटरी फेज आपको देखने को मिल रहा है। और उस फॉर्मुलेटरी फेज के अंदर में वो ग्रीक फिलोसफर से, हेरोडोटस वगैरह से, प्लेटो वगैरह से, सोक्रेट्स वगैरह से शुरू करते हैं और ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं इन तक इनके जो अकाउंट्स है उसको रिलेट करते हैं कि हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमंस, है ना, विच इज प्रिसाइजली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एकेडमिक एंड डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सो सिमिलरली वो भी क्या थे, वो एक सॉर्ट ऑफ एथनोग्राफिक वर्क थे, सॉर्ट ऑफ एथनोग्राफिक वर्क थे। और उनकी टोन कैसी थी? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वो बयां कर रहे होते थे कि उनके समझ से, उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इंडिया का समाज कैसा है, इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ का राजतंत्र कैसा है, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म किस प्रकार का है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है, ये सारी चीजें वहां पर डिस्क्राइब की जा रही होती थी, सब चीजें वहां पर डिस्क्राइब की जा रही होती थी। जबकि यहां पर टोन क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव, और टू, शुड, डोंट, जो कि इशारा कर रही है कि ये अचीव करना है। सो इन दैट सेंस ये जो बुक व्यू आपको ये देखने को मिल रहा है या फिर ये जो टोन आपको देखने को मिल रही है, इसको लार्जली आप क्या कह सकते हो, ये सोसाइटी का एक आइडियल व्यू वहां पर दर्शा रहा है, जिसको ये टेक्स्ट कह रहे हैं कि हमें ये अचीव करना है। तो योगेश अटल इस पे एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री को यहां पर उन्होंने दिया हुआ है। वो हिस्टोरियंस की भी बात करते हैं कि हिस्टोरियंस को आप देखोगे तो वो बैंड के टर्म, अगर कोई चीज समाज में बैंड है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो और वहां पर कोई चीज लिखी है कि ये चीज प्रोहिबिटेड है, ये चीज बैन है, इसके ऊपर प्रोहिबिशन है, तो उसका क्या मतलब है कि वो चीज चल रही है। यानी कि अगर कहा गया है कि देयर इज अ बैन ऑन मीट ईटिंग, मीट ईटिंग बिल्कुल मना है, तो ये क्या दर्शाता है कि लोग उस समय वहां पर मीट को पढ़। तो टेक्स्ट के नेचर से भी हम चीजों को समझ सकते हैं, जो कि यूजुअली ये इंडोलॉजिस्ट नहीं कर रहे होते थे, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब आए तो उन्होंने इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बेहतर किया। अब ये लेमन अंडरस्टैंडिंग से हमने शुरू किया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, फिर हम सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर गए, क्योंकि सोशियोलॉजी भी उस चीज को पढ़ता है और एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट को भी हमने डिस्कस किया। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट और उनके आइडियाज को यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है, बट एक कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट का आइडिया जिन्होंने एक अच्छे खासे लिटरेचर को रिव्यू करके अपनी बात को कहा है, दैट इज मोर रेलिवेंट, है ना। अब लास्टली आपका जो सब्जेक्ट है उस नाते से भी आप इस चीज को समझो, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। आप इस चीज को एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में लिख रहे हो, ना कि कहीं रैंडमली आप इस चीज को नहीं लिख रहे हो। तो एंथ्रोपोलॉजी में भी इस चीज को मार्गरेट मीड और मेलिनोस्की साहब के लिटरेचर से आप समझ सकते हो, है ना। ये इमेज आपको देखने को मिल रही है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है इनका क्या नाम है? ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की। अब ये एक आपको पोलिश ब्रिटिश बाय ओरिजिन, अगर आप इनको देखते हो बाय बर्थ तो पोलिश, बाय प्रैक्टिस ये ब्रिटिश एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, शॉर्ट में एंजिस्ट लिख रहे हैं हम, पोलिश ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को लेकर के, रिलेटिविज्म के फील्ड में यूज को लेकर के, जो नेटिव पर्सपेक्टिव है उसको यूज करना, एंड ही इज सर्टेनली आइडेंटिफाइड विद द स्कूल ऑफ थॉट दैट इज कॉल्ड इन एंथ्रोपोलॉजी एज फंक्शनलिज्म। एंड फंक्शनलिज्म स्ट्रेसेस अपॉन द फैक्ट कि नथिंग इन द सोसाइटी दैट यू सी, एवरी पार्ट ऑफ द कल्चर दैट यू सी इज हैविंग प्रिसाइजली अ फंक्शन, उसका एक फंक्शन है। तो एक कल्चर को भी कैसे डिफाइन करते हैं, हम यहां पर आइडियल रियल की बात कर रहे हैं ना, तो एक कल्चर को भी कैसे डिफाइन करते हैं इनके हिसाब से। जब ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से कल्चर को पढ़ते हैं तो इनके ये कहना है कि कल्चर एक इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी है, कल्चर एक इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी है, या फिर आप कह लो कल्चर एक डिवाइस है, या फिर कल्चर एक अपरेटस है।
है ना, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आपको नामों में नहीं जाना है। जिसका काम क्या है, जिसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन की अलग अलग तरीके की नीड्स है जिसको इन्होंने अपने थ्योरी ऑफ नीड के अंदर में डिफाइन भी किया है। इनकी जो थ्योरी ऑफ नीड है उसके अंदर में इन्होंने डिफाइन भी किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बेसिक नीड, है ना, बायोलॉजिकल नीड्स जिसको भी कहते हो आप। देन इन्होंने डिराइव्ड नीड्स की बात की, और लास्टली ये बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेटिव नीड्स, है ना, जिसके अंदर में रिलीजन वगैरह को ये डालते हैं, रिलीजन वगैरह को डालते हैं। तो ये अपने एक इंपॉर्टेंट वर्क में, एक इंपॉर्टेंट इनका वर्क है जो कि यूजुअली कस्टम्स को देखता है और क्राइम को देखता है। तो वर्क का नाम है इनके क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, जो कि पब्लिश होती है 1926 में। अब इनका ये जो फील्ड वर्क है जो इन्होंने कहां पर किया हुआ है, ये फील्ड वर्क इनका ट्रोब्रिएंड आइलैंड के ऊपर बेस्ड है, जो कि इन्होंने लार्जली कंडक्ट किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। ये जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है दैट इज फ्रॉम 1915 टू 1916, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे थे, बट ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन की हम जहां बात कर रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है बिटवीन द टाइम फ्रेम ऑफ 1915 टू 1916। इस वर्क के अंदर में ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की साहब कहते हैं कि भैया जब मैंने यहां पर लोगों का कुछ इंटरव्यू किया, उनसे बातें की आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रैपो एस्टैब्लिशमेंट, आई होप एंथ्रोपोलॉजी से जो लोग हैं ये रैपो एस्टैब्लिशमेंट का जो टर्म है ना, ये उनको समझ में आता होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इनका यह कहना है कि जब मेरी इंटरेक्शन हुआ नेटिव से, तो वहां के नेटिव या जिनको ये ट्रोबियांडर्स भी कहते हैं, ये नेटिव्स इनसे क्या कहते हैं कि भैया हमारे बीच में एक बहुत बड़ा हॉरर है या फिर एक फियर है टू वायलेट द क्लैन एक्सोगेमी। क्लैन एक्सोगेमी का प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी आप देखते हो हिंदू स्क्रिप्चर्स के बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में देयर इज समथिंग दैट व्हाट वी कॉल एज गोत्र, है ना। गोत्र के लेवल पर हमें क्या करनी है, एक्सोगेमी करनी है। कास्ट में एंडोगेमी करनी है, अपने कास्ट के अंदर शादी करनी है, बट गोत्र के लेवल पर आपको गोत्र से बाहर शादी करनी है। तो इनका कहना है कि वहां पर भी एक सिमिलर सिस्टम है जो कि क्लैन की एक्सोगेमी जिसको आप कहते हो, और क्लैन एक्सोगेमी का बहुत लोगों के बीच में डर है। ये एक रूल या रेगुलेशन वहां पर सोसाइटी के बीच में है, ये उनका एक कस्टम है जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और उनके बीच में डर है कि अगर इसको नहीं फॉलो करते हैं तो सोर्स, एग्जैक्ट टर्म्स को मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, सोर्स हो सकते हैं, कई प्रकार की जो डिजीजेस हैं वो हो सकती है ना, एंड इवन डेथ कैन अकर ड्यू टू द वायलेशन। अगर वो इसको नहीं मानते हैं, अगर इसका उल्लंघन करते हैं, इफ दे वायलेट दिस कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, देन क्या हो सकता है, वहां पर डेथ हो सकती है इंडिविजुअल्स की। सो ये एक क्या है, ये एक आइडियल नेचर को, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आइडियल नेचर ऑफ द सोसाइटी को वहां पर डिस्क्राइब करता है। बट जब उन्होंने, जिनके साथ ये जो इनके प्राइमरी इंफॉर्मेंट थे और जिनके साथ इनकी रैपो एस्टैब्लिश थी, जो थोड़े से लिबरल माइंडेड आप कह सकते हो इंडिविजुअल, थोड़े फ्री थिंकर्स टाइप के लोग थे, उनसे जब इन्होंने पूछा, है ना, इन आइसोलेशन, तो वो फ्री थिंकर्स इनसे क्या कहते हैं कि दिस थिंग इज क्वाइट एक्साइटिंग, एंड ये बहुत ही इरोटिक एक प्रैक्टिस है जिसमें जो यूथ है, जो यंगस्टर्स, जो यंग वहां के टीनेज हैं, उनका काफी ज्यादा इसके तरफ एक नेचुरल अट्रैक्शन रहता है। किस चीज के प्रति, इस क्लैन एक्सोगेमी को वॉयलेट करने, क्योंकि ये जो लव है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, जो इमोशंस उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं, तो आपके दिमाग में वो चीज सबकॉन्शियसली उसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है एज ए ह्यूमन नेचर। तो वहां पर यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट। और इनके कई सारे इंफॉर्मेंट्स ने, इन्होंने कहा है कि आई हैव अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आई हैव डॉक्यूमेंटेड दिस, आई हैव अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द रिस्पोंडेंट जिन्होंने ये एग्री किया कि दे डू वायलेट दिस सोशल कंडक्ट। और वो इवन एडल्ट्री में भी, है ना, इवन एडल्ट्री के अंदर में भी, जिसको आप हिंदी में व्यभिचार कहते हो, उसके अंदर में भी दे ऑफन लैंड अप। अडल्ट्री की जो प्रैक्टिस है इसके अंदर में भी, और इसके लिए एक टर्म भी इनकी सोसाइटी में यूज होता है जिसको आप कहते हो कैलाशी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हम ये वॉयलेट भी करते हैं मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, और हम क्या करते हैं, अडल्ट्री के अंदर में भी हम वो करते हैं, क्या, इंडल्ज होते हैं। ऑलराइट, सो ये डिपिक्शन क्या है, ये बेसिकली आपको रियल नेचर ऑफ कल्चर दिखा रहा है। सो रियल इज समथिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। आइडियल क्या है,
जो कि एक उदाहरण नुमा चीज है, जो एक नमूना है। ऑलराइट, सिमिलरली मार्गरेट मीड भी अपने समोआ के वर्क के अंदर में, मार्गरेट मीड का जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, मार्गरेट मीड जो कि डायरेक्ट स्टूडेंट है किसकी, फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी या फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहे जाने वाले अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रांस बोआ, है ना, फ्रांस बोआ इनके स्टूडेंट है। और इन्होंने अपने वर्क जो कि इन्होंने समोअन्स की पॉपुलेशन के बीच में किया है, समोअन्स की पॉपुलेशन के बीच में किया है, और वर्क का टाइटल क्या है, कमिंग ऑफ एज इन समोआ। ये पब्लिश कब हुआ है, 1928 में, यानी कि 2 साल बाद। ये जो क्राइम एंड कस्टम मेलनोस्की का है उसके 2 साल बाद। ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस कि मेलनोस्की का वर्क उनके फील्ड वर्क के ऑलमोस्ट 6 से 8 साल बाद पब्लिश हुआ है, 6 से 8 साल बाद। उनका जो फील्ड वर्क है वो लेट 17 तक चला, यानी कि वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड ही वहां पर ओवरलैप हो रहा है, और वर्ल्ड वॉर की वजह से ही उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी, वो इसीलिए मूव भी नहीं कर सकते थे। एंड दैट इज ऑल्सो रिजल्टेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू हिज प्रोलॉन्ग्ड स्टडी, जिसका उन्होंने प्लान नहीं किया हुआ था। और इवन वो अपने इस एनकाउंटर्स को, इस हार्डशिप को जिसके थ्रू उनको जाना पड़ा, है ना, उसको उन्होंने अपनी डायरी के अंदर में नोट किया है। एंड फ्रांस बोआ साहब ने सबसे पहले इस चीज को कहा हुआ था कि डायरी, स्ट्रिक्ट डायरी को मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। मेलनोस्की साहब ने उस चीज को करके दिखाया फील्ड में, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस रहा, सालों का एक्सपीरियंस रहा, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस वहां पर देखने को मिल रहा है। और वो सारी चीजों को, सारी हार्डशिप को उन्होंने अपने वर्क के अंदर में मेंशन किया है, सारे जो केसेस उसको वहां पर डिस्कस किया है। इवन सम ऑफ द प्रैक्टिसेस को उन्होंने काफी ज्यादा एक बैड लाइट में डिपिक्ट किया है ना, मच्छर काट रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम को भी उन्होंने डिस्कस किया, हाइजीन के इश्यूज को भी, किस तरीके से जो ट्रोबियांडर्स हैं वो एंजॉय करते हैं, लशियस डिश को खा रहे हैं, किस तरीके से वो उछल कूद कर रहे हैं, नाच गाना रात के समय में डांस कर रहे हैं और ये चीज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इससे इनकी स्लीप कैसे डिस्टर्ब हो रही। तो हर एक छोटे माइन्यूट चीजों को उन्होंने वहां पर डिस्कस किया है। एंड बाद में ये कि इनका क्रिटिसिज्म भी बनता है कि जो बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलेटिविस्टिक होने की, उनकी एक डायरी को आप देखो तो एथनोसेंट्रिक लगती है। तो आपके बीच में क्वेश्चन आएगा कि भैया उनकी डायरी कैसे पढ़ी, उनकी किताब तो पता चलता है, उनका पेपर तो पता चलता है पढ़ा होगा, डायरी कैसे पता चली? बिकॉज इनकी जो वाइफ थी 40s में, मिड 40s में इनकी डेथ हो जाती है ब्रोनिस्लाव मेलनोस्की की, और 60s में जाकर के इनकी जो वाइफ है, इनके मृत्यु के बाद इनकी जो विडो है, वो क्या करती है, इनकी डायरी को एज अ बुक वहां पर पब्लिश कर देती है, एज अ बुक उसको वहां पर पब्लिश कर देती हैं, और टाइटल रहता है उसका डायरी इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस। 1960 में पब्लिश होता है, जिसके बाद लोगों को काफी चीजें उनके वर्क के बारे में पता चलती है। तो सिमिलरली उनके वर्क और फील्ड वर्क और पब्लिकेशन के बीच में लंबा समय रहा, जबकि ये जो काम है मार्गरेट मीड का, यहाँ पर इतना बड़ा समय नहीं था। इन्होंने वर्क किया और उसके बाद अपनी किताब 1928 में छपवा दी। और यहाँ पर इनका वर्क का जानना क्या चाहती थी अपने वर्क के थ्रू, बेसिकली एक कल्चर और पर्सनैलिटी के कोरिलेशन को स्टैब्लिश करना चाह रही थी, बिकॉज शी बिलोंग टू द साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। कल्चर एंड पर्सनैलिटी का जो स्टडी बेसिक वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट है कि कल्चर और पर्सनैलिटी को वहां पर पढ़ना होता है। वहां पर कई सारे रुथ बेनेडिक्ट भी आपकी आती हैं, राल्फ लिंटन भी आपको आते हैं देखने को मिलेंगे, कोरा डुबाइस भी आपको देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जो इसके साथ ग्रिगोरी आपको गोरर भी आपको देखने को मिलते हैं, रोडा मेट्रॉक्स भी देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल स्कॉलर्स ऑफ द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सो इन्होंने देखा कि जो अमेरिकन एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के अंदर में एक रिबेलियस एटीट्यूड है, एक टर्ब्यूलेंस है ना। आप भी देखते हो कई सारे सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चे जब ग्रोइंग अप होते हैं, जब टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंट एज के अंदर में जा रहे होते हैं, तो उनके बीच में एक थोड़ा सा क्या फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला है, खासकर फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं करना था, तो थोड़ी लड़ाई झगड़े की जो माहौल होता है वो बन रहा होता है, काफी बहस होती है, रिबेलियस एटीट्यूड बेसिकली आपको देखने को मिलता है, टर्ब्यूलेंस आपको बिहेवियर के अंदर में देखने को मिलती है। तो ये जानना चाहती थी कि इज इट ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना, कोई बायोलॉजिकल रीजन है, फॉर एग्जांपल एडोलसेंस में कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, क्या ये सारे फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, या इज इट ड्यू टू दी कल्चर, क्या ये पर्सनैलिटी का जो ट्रेट है ये नेचुरली अकरिंग है या फिर इसके ऊपर कल्चर का कोई लेना देना है। तो इन्होंने कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया अमेरिकन सोसाइटी को समोअन्स के साथ। तो समोअन्स के बीच में उन्होंने देखा कि जो फैक्ट्स हैं पर्टेनिंग टू डेथ, पर्टेनिंग टू सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन सारी चीजों से, मृत्यु, जीवन, ये सारे जो फैक्ट हैं, जो लिबर्टी है, वो पूरा माहौल जो वहां का है सोसाइटी का, वो काफी लिबरल है, काफी ईजन अप है। तो इसीलिए वो टेंशन और वो फ्रिक्शन, ये टर्ब्यूलेंस, ये फ्रस्ट्रेशन, ये रिबेलियस एटीट्यूड समोअन्स के बीच में इन्हें देखने को नहीं मिला, समोअन्स के बीच में इनको देखने को नहीं मिला। तो इनके वर्क के अंदर में भी इन्होंने इस चीज को बताया। और यहां पर भी इंटरेस्टिंगली सेम मेलनोस्की साहब जैसी स्टडी होती है, जहां पर जो
टीनेजर्स थी जो इनकी इन्फॉर्मेंट थी, उन्होंने बताया कि ये एडल्ट्री वाली चीजें जो है, इनफैक्ट एडल्ट्री नहीं, खासकर इनके वर्क में जिक्र जिसका हुआ है वो है प्रीमैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स का यहां पर बात हुआ है, जो कि इनके रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने इनको कहा कि हमारे यहां पे ये सारी चीजें काफी कैजुअली होती हैं, इसके में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और असल में वहां पर सोसाइटी में क्या है, इसके अगेंस्ट आपको रूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी रियल और आइडियल वाला जो डिस्टिंक्शन है वो आपको दिखा रहा होता है। अब लेकिन इसको बाद के समय में जाकर के डेरेक फ्रीमैन नाम के एक इंडिविजुअल है, उन्होंने जाकर इसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने भी रीस्टडी की उस जगह की, ऑल्दो डिफरेंट विलेज ऑफ द सेम समोआ का जो रीजन है वहां पर डिफरेंट विलेज को उन्होंने जाके पढ़ा, इन्फॉर्मेंट डिफरेंट थे और टाइम पीरियड काफी ज्यादा वहां पर आ चुका था, पर फिर भी उन्होंने कहा कि जो मार्गरेट मीड की ऑब्जर्वेशन है वो वहां पर गलत है। तो या तो उन्होंने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है समोन्स की सोसाइटी का टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, है ना, रीडेबल। आप देखते हो कोई भी एक्सोटिक ऐसी चीज होती है, एरोटिक चीज होती है, तो उसको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है ना। तो वो एक आरोप उनके ऊपर लगाया, या फिर उन्होंने कहा कि इनको बेवकूफ बनाया गया, है ना। जो टीनेजर्स होते हैं वो कई बार ऐसी बातों को बोलते हैं जो कि थोड़ी लगे एक्साइटिंग है ना, कुछ वल्गर बातें बोलो, कुछ इस तरह की बातें बोलो तो लगे कि हमारी लाइफ कितनी एक्साइटिंग है ना। तो फ्रीमैन ने कहा कि ये दो वजह हो सकती है, या तो ये झूठ बोल रहे या तो इनके इन्फॉर्मेंट्स ने इनसे झूठ बोला। और लंबे समय तक ये डिस्कशन डिबेट्स चली। इवन एंड जो AAA है उसने भी डेरेक फ्रीमैन को वहां पर जिस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मीट को, उसके लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि दिस टाइप ऑफ जो आपका डिस्कोर्स है दैट इज नॉट टोटली करेक्ट और एप्रोप्रिएट, बट वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। सो आई बिलीव कि आपको तीनों पॉइंट से जो आइडियल और रियल का डिस्टिंक्शन है ये समझ में आ गया होगा। क्लासेस के अंदर में आप, अगर मुझे नहीं पता आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर जहां पर भी जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 से 4 मिनट के अंदर को चीजों को आपको बता दिया जाता है ना, और आप उसका रेक्टिफिकेशन करके समझ जाते हो। लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि आप उसके ऊपर एक एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग को फॉर्म करो, तो वहां पर आपको दिक्कत होती है ना। बट आई होप कि ये जो आधे घंटे का, जो 5 मिनट का टॉपिक है, उसको आधे घंटे में जब हमने हर एक एंगल से समझाया तो आप इसका क्लैरिटी आपको मिली होगी। अब आप कंफ्यूज कभी भी नहीं होगे और हर एक टर्म में, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, लेमन टर्म में आप इस आइडिया को रिप्रेजेंट कर पाओगे। और ये एक और चीज हमें इंपॉर्टेंट बताती है जो कि योगेश अटल साहब ने हाईलाइट किया कि इंडियन सोसाइटी इज इक्वल टू हिंदू सोसाइटी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडियन सोसाइटी इज नॉट इक्वल टू हिंदू सोसाइटी, क्योंकि जो बुक व्यू था वो क्या करता था कि जो सोसाइटी है हमारी उसको समझने के लिए हिंदू टेक्स्ट को वो पढ़ रहा होता था और समझता था कि हिंदू टेक्स्ट के अंदर में मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, बाकी के अंदर में जो लिखा है दैट एक्चुअली इज द इंडियन सोसाइटी। पर ऐसा नहीं है। हमने कहा कि वो जो किताबों के अंदर लिखा है कई बार वो प्रिस्क्रिप्टिव टोन में, तो उसके चांसेस ज्यादा ये हैं कि वो चीजें बोली जाती थी कि ये गाइडलाइन है, ब्लूप्रिंट है, इसको फॉलो करना है। एक्चुअल में वो हो रही है, जरूरी नहीं है, जैसा कि हमने बाकी एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को डिस्कस किया। अब एक और इंफॉर्मेशन है, इसी डिटेलिंग के साथ, इसी क्रिस्प नेचर के साथ आपको अगर ये चीजों को पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी पे आपको अगर अपनी कमांड चाहिए, तो हमारे लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है। हमारे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के कोर्सेज स्टडी IQ में स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तो ठीक ठाक समय है, बट आप लेट में ज्वाइन करो, उससे बढ़िया है कि हमारे जो लेटेस्ट बैच आने वाले हैं 25 जून को, 25 जून को हमारा ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो टाइम फ्रेम है और ये जो बैच की लोकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज आप कोशिश करते हो कि आप जून से अगस्त के बीच के समय में एनरोल कर लो, ताकि आप साल के अंत तक अपने ऑप्शन से डन एंड डस्टेड हो। सो चाहे आपका टारगेट 25 हो, चाहे आपका टारगेट 26 हो, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल जो है वो साल के अंत तक खत्म हो जाए। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप इस फेज के अंदर में, जून टू अगस्त के अंदर में सेफली एनरोल कर लेते हो। क्योंकि आप अक्टूबर में जाकर के अगर एनरोल करते हो तो वहां पर आपका सिलेबस जो है वो होली तक खींचेगा, पक्का ही पक्का है, होली तक वो जाएगा। एंड दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर आप 25 को टारगेट कर रहे हो तो प्रीलिम्स की टेंशन इतनी ज्यादा होगी, एंजाइटी इतनी ज्यादा होगी कि आपको ऑप्शनल भी अगर बीच में आने लगा तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा माइंड के अंदर में। एंड सिमिलरली 26 को भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपकी जीएस के अंदर में फिर ऑप्शनल में घुसा जा रहा है। ऑप्शनल को अपडेट करे, जीएस को करे, तो उससे बढ़िया है कि ऑप्शनल को काम करके, पढ़ के, डन एंड डस्टेड करके साइड में रख दे। खासकर जब ऑप्शनल स्टैटिक हो, जस्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी, है ना, ये जो सब्जेक्ट है काफी स्टैटिक है। एंथ्रो हो गया, हिस्ट्री हो गया, सब्जेक्ट काफी आपको स्टैटिक देखने को मिलते हैं, तो इसको साइड में रख दिया पढ़ के, क्योंकि अपडेट्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं होती। महीने में 1-2 चीज इंपॉर्टेंट आई तो आई, वो भी आपको कोट करने के लिए आएंगी, वरना साल में कभी कभी ज्यादा 1-2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती है। जो केस स्टडीज होती हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं चैनल पे भी,
टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, उसका भी आपको आईडी बताऊंगा, वहां पर भी जिसको आप इनकॉर्पोरेट करते हो, उस पर से क्वेश्चन नहीं बनता, आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो अपने आंसर को थोड़ा यूनिक, बेटर, अपडेटेड बनाने के लिए। तो 25 जून से हमारा बैचेस स्टार्ट है। एंथ्रोपोलॉजी के पर्क्स क्या है, ये आई थिंक आपको वीडियो में आप देखोगे, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है हमारी, उसको सर्च कीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी बिगनर किट, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, सिलेबस भी है, ऑप्शन के चुनने की टेक्निक भी है, सारी बातों को हमने वहां पर किया हुआ है ना। तो 15,999 के अंदर में ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है अभी के समय में। और क्लास तो है ही यहाँ पर, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, प्लस टेस्ट सीरीज है जहां पर 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ पेपर मौजूद है। 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ पेपर यहां पर मौजूद है। तो आप असेसमेंट करते रहोगे हर बार, ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया उसके बाद आपको पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। सिमिलरली P2I के अंदर में भी आप चाहो तो एनरोलमेंट ले सकते हो। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक आपका ऑनलाइन में है और एक आपका ऑफलाइन में। इवन प्रयागराज के अंदर में आप में से कोई अगर उत्तर प्रदेश प्रयागराज कानपुर के आसपास के रीजन का है तो वो हमारा प्रयागराज के अंदर में भी अब हमारा सेंटर जो है वो ऑपरेशनल है। और कल के दिन में, कल के नहीं, हाँ 2 जून को इसका इनॉग्रेशन है, टीचर्स मीट भी वहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आप ऑनलाइन में चाहो तो 29,999 के अंदर में बैचेस अवेलेबल हैं। और 4 जून से हमारे जो बैचेस हैं उनकी क्लोजिंग की डेट है, तो हरी करना, आपको जल्दी करना है लेट होने से पहले। 29,999 में बैचेस तो मिल ही रहे हैं, प्लस आपको 18 बुक सेट भी आपको यहाँ पर मिल रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज रह जाते हो कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना। मॉडर्न में क्या पढ़े, एंशिएंट में क्या पढ़े, कहाँ क्या पढ़े, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आपके लिए सारे सोर्सेज यहाँ पर कन्फाइंड आपको पहुंचा दिए जाते हैं, या फिर अगर आप कहीं दूर रहते हो तो डिलीवरी आपके पास करा दी जाती है उसकी। देन ऑफलाइन के भी हमारे बैचेस हैं, ऑफलाइन का तो अपना ही मजा है ना। और लाइक हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि पिक्चर को आप देखने जाते हो तो OTT पे एक चीज़ है, काफ़ी कन्वीनियंट है, बैठ के देख लिया, फ्लेक्सिबल है। बट ऑफलाइन के अंदर में, थिएटर के अंदर में, जब वो शाहरुख खान और सलमान खान की मूवियाँ चलती हैं, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, इनकी मूवियाँ चलती हैं, वो जो माहौल बनता है वो फिर इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता है। सो ऑफलाइन के भी बैचेस हमारे चालू हैं। 99,999 के अंदर में आप एनरोलमेंट को ले सकते हो, यहाँ पर भी बुक सेट आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और 17 जून से हमारे जो बैचेस है इसके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है कि आप कॉम्बो पैकेज को जब भी लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाते हैं। यानी कि आप जब हमारे P2I के साथ ऑप्शनल को लोगे और वहां पर आप कोड लगाओगे US लाइव का, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। प्लस P2I के कोर्सेज में, है ना, या फिर आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी बैच के अंदर में जब इस कोड को आप लगा रहे हो तो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंटरशिप भी मिल जाती है, जिसके लिए आपको मुझे इन्फॉर्म करना हो कि आपने US लाइव लगा करके P2I के अंदर में एनरोलमेंट लिया। अपना नाम, नंबर बता दीजिएगा, आपको मैं ग्रुप के अंदर में ऐड कर दूंगा और आपकी मेंटरशिप वहां पर एक्टिवेटेड हो जाएगी। कहां पे मैसेज करना है, ये आईडी है उत्कर्ष सिंह _हेयर, गलती मत कीजिएगा, अंडरस्कोर कई बार नहीं लगाते हैं तो मैसेज नहीं आता, आईडी नहीं मिलती है। उत्कर्ष सिंह _हेयर यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये PPT जो हमने डिस्कस की है, ये सारे नोट्स आपको बेसिकली कहां मिलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह के ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह के ऊपर PDF से लेके सारे फ्री मटेरियल हैं। कम्युनिकेट करने के लिए अगर इंस्टाग्राम आप नहीं चलाते हो तो ईमेल आईडी utkarsh.singh@studieiq.com पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो लोग आप में से P2I में पहले से एनरोल्ड होते हैं, वो अगर ऑप्शन में हमारे एडमिशन को लेते हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, अच्छा खासा डिस्काउंट उनके लिए होता है। पर वो डिस्काउंट ये हमारे नॉर्मल कोड लगाने से नहीं होता है, उसके लिए एक स्पेशल कोड आपको चाहिए होता है, वो भी आप मुझसे मांग सकते हो अपनी डिटेल्स को शेयर करके इस आईडी पे, या तो ईमेल आईडी पे, या तो इंस्टा पे, या तो इस पे। सो इस सीरीज के अंदर में जहां पर हम डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल केस स्टडीज के साथ, और भी चीजों को लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लेलिस्ट को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे।